हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 में टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 9 के 9 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि दो घन हैं, यानी जो घनों की संख्या है वो दो है। पहला घन ये है और दूसरा घन मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बना लिया। और इसके अलावा कह रहा है कि इनका जो आयतन है वो 64 है, यानी इसका भी आयतन 64 है और इसका भी आयतन 64 है। दोनों का आयतन हमें दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और ये घनाभ के आकार का बन जाता है। और घनाभ के आकार का जो ये ठोस प्राप्त हुआ है, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इन दोनों घनों को जोड़ करके एक घनाभ बना दिया जाता है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये घनाभ के आकार का हो जाएगा और इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें घन का आयतन दे रखा है, तो घन के आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। हमने परिचय वाली वीडियो में फार्मूला पढ़ा था, तो पता है हमें कि आयतन बराबर होता है घन का आयतन बराबर, तो हमें दे भी रखा है यहाँ पे 64। और हमें पता है कि जो आयतन का सूत्र होता है वो भुजा का क्यूब होता है, तो इससे हम भुजा निकाल लेंगे। और जो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और जो भुजा आएगा, घन की जो भुजा आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि इसकी जो एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो यहाँ पे चौड़ाई ये वाली भुजा है ये भी 4 है, ये वाली जो भुजा है ये भी 4 है। इसके अलावा जो ऊंचाई दे रखी है वो भी 4 हो जाएगी और इसकी भी ऊंचाई 4 हो जाएगी। तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो चौड़ाई भी उतनी रहेगी, ऊंचाई भी उतनी रहेगी। बस अंतर क्या होगा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में जुड़ जाएंगी, यानी ये भुजा 4 और ये वाली भुजा ये भी जुड़ जाएगी। इस प्रकार से कि जैसे हम मान लें कि एक घन ये है, दूसरा घन ये है, तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि चौड़ाई तो वही रहेगी और ऊंचाई भी वही रहेगी, पर यहाँ पे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, 4 इसकी और 4 इसकी। इसको हम हटा देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे घनाभ बना हुआ है उसकी जो टोटल लंबाई आ गई 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगा। जो घनाभ के यहाँ पे लंबाई आ जाएगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौड़ाई यहाँ पे 4 ही रहेगी। ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, यानी कि ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे कि घनाभ की लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो हम यहाँ पे L लिखेंगे और घनाभ की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई लिखेंगे तो चौड़ाई यहाँ पे 4 रहेगी और ऊंचाई भी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 ब्रैकेट में L × B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब इनका हम सबका मान रख देंगे, तो ये है 2 है तो 2 रखेंगे, ब्रैकेट L × B यानी लंबाई का गुणा हमें चौड़ाई के साथ कराना है, 8 × 4। इसी तरह B × H यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो 4 का गुणा 4 के साथ कराएंगे। फिर इसी तरह से ऊंचाई गुणे लंबाई यानी कि 4 का गुणा 8 के साथ। 2 ब्रैकेट के बाहर में है, 8 × 4 = 32 यानी कि 32 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 यानी कि 16 और 8 × 4 = 32 यानी कि 32। अब इनको हमें सबको प्लस करना है, तो इनको तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 80 और 80 का हम 2 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 160। और क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं और यूनिट सेंटीमीटर में है, तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। जैसे यहाँ पे एक मैंने बर्तन बना लिया, वो अर्धगोलाकार है, वो भी खोखला है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक यहाँ पे बेलन बनाया है, एक यहाँ पे अर्धगोलाकार खोखला बर्तन बना लिया। अब इस बेलन को हमें इसके ऊपर रखना है, जैसा कि यहाँ पे चित्र पर बना हुआ है। एक यहाँ पे अर्धगोला है, उसके ऊपर बेलन मैंने अध्यारोपित यहाँ पे कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर है। हमें व्यास यहाँ पे दे रखा है, तो व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होती है, तो हमें पता है कि व्यास का आधा होता है, तो हम 14 को 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की हम बात करें या अर्धगोले का बात करें, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, क्योंकि इसी के ऊपर तो बेलन रखा हुआ है। ये होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की बराबर होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। इस प्रकार से जो बर्तन की कुल ऊंचाई है, त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं, तो हम इसको अगर केंद्र मान लें, तो केंद्र से लेकर के गोले तक की जो बीच की दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, और ये आ गई 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के इसके बेस से लेकर के यहाँ तक। अगर हमें सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालना है, तो बेलन की ऊंचाई में से जो ये अर्धगोले की ऊंचाई है यानी कि त्रिज्या है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे 13 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 7 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है। और इसके ऊपर से वो यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो बेलन की ऊंचाई होगी। तो पूरी ऊंचाई 13 दे रखी है, 13 में से हम 7 को यहाँ पे घटा देंगे तो बचेगा 6। तो इस प्रकार से जो बेलन की ऊंचाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक अर्धवृत्ताकार गोला है, ये यहाँ पे अर्धगोला है, और दूसरा यहाँ पे बेलन है। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो बर्तन में यहाँ पे एक अर्धगोला है, तो अर्धगोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो लिखेंगे अर्धगोले का CSA का मतलब मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके अलावा दूसरा बेलन भी है। इस बर्तन को दो चीज़ों से मिलकर के बनाया गया है, एक अर्धगोलाकार बर्तन है, दूसरा यहाँ पे बेलनाकार बर्तन है। तो अर्धगोले का हम यहाँ पे CSA निकालेंगे और बेलन का CSA, दोनों को जोड़ देंगे। बेलन का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों में हम वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद पहले तो फार्मूला रखते हैं। तो अर्धगोले का जो होता है वो होता है यहाँ पे अर्धगोले का CSA रखेंगे। इसका होता है 2πr²h, 2πr² अर्धगोले का होता है, और बेलन का होता है 2πr²h, 2πr²h। इनमें से देखेंगे कॉमन क्या है, तो 2π और 2π तो दोनों में दिख रहा है, तो 2π कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा एक r यहाँ भी है, एक r यहाँ भी है, सॉरी यहाँ पे 2πrh होगा। एक r यहाँ है, एक r यहाँ है, तो r भी हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे अभी 2 r में से एक r चला गया तो एक r बचेगा, और यहाँ से h बचा है तो h को भी हम लिख देंगे। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ भी चाहते तो हम मान रख दे सकते थे, अब इसमें हम मान रख देंगे। तो जब मान रखेंगे यहाँ पे तो 2 है तो 2 रखेंगे। पाई का मान यहाँ पे हम 22/7 लेंगे। साथ में r का जो मान दे रखा है, r का मान 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिज्या दोनों की बराबर ही है। r प्लस h, r का मान 7 है और h का मान हम यहाँ पे रखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। h का मान यहाँ पे 6 है।
यहाँ पे 7 से 7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 22 का इंटू 2 के साथ करेंगे तो 44 होगा और 7 और 6 हो जाएगा 13। अब 13 का हमें मल्टीप्लाई 44 के साथ कराना है तो 13 4 जा तो 52 होता है, हम 2 लिखेंगे और 5 कैरी हो जाएगा। 13 4 जा 52 और 5 हम फिर से हम ऐड करेंगे तो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसका बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए जो कि 2πr² होता है और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यवक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए जिसका 2πrh होता है। दोनों में 2πr और 2πr कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ पे एक r बचेगा और एक h यहाँ बचेगा, तो ब्रैकेट में उसको रखेंगे और इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले से एक शंकु के आकार का है, यानी एक खिलौना है वो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो हमें जो चीज़ें पहले दे रखी हैं तो उसको हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे त्रिज्या मिल गई कि त्रिज्या है 3.5, त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं तो r का मान हो गया 3.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पर अध्यारोपित है, यानी एक यहाँ पे अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोलाकार यहाँ पे एक दे रखा है और उसकी भी त्रिज्या उतनी ही है जितनी की शंकु की है। जैसे एक यहाँ पे अर्धगोलाकार गोला दे रखा है, ये अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या उतनी है जितनी की शंकु की त्रिज्या है और शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 है, ये हमें दे रखा है। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ पे आ गई। इसके अलावा क्या है कि एक अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का यहाँ पे रखा हुआ है जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है हमको, तो ये हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो त्रिज्या है वो 3.5 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी गोले की, अर्धगोले की, वो 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो अगर हमें शंकु की ऊंचाई निकालना है तो पूरी ऊंचाई में से, जैसे यहाँ से 15.5 में से हम 3.5 को घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल आएगी। तो शंकु की ऊंचाई हमें निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर और हमें घटा देना है यहाँ पे गोले की जो त्रिज्या है यानी 3.5, इतनी ऊंचाई हमें घटा देना है। तो जब हम 3.5 को घटाएंगे तो ये 12.0 आएगा सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हमें पता है, हमने परिचय वाली वीडियो में पढ़ा था कि शंकु का हमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का होना आवश्यक है और तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला जो होता है वो होता है L बराबर √h² प्लस r²। h का मान हमें पता है, शंकु की ऊंचाई हमें पता है, शंकु की त्रिज्या भी पता है, इसी में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 का गुणा 12 से कराएंगे तो 144 होगा और 3.5 का गुणा 3.5 के साथ कराएंगे तो ये 12.25 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 4 1 5, यानी 156.25 हो जाएगा। और 156.25 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12.5 गुणे 12.5, क्योंकि हमें बाहर पेयर बना करके बाहर निकालना है। तो 12.5 गुणे 12.5 का गुणा कराते हैं तो 156.25 आता है। तो इसको हमने अलग अलग कर दिया ताकि यहाँ से एक बाहर आ जाए। तो जब दोनों को जोड़ा तो 156.25 आया और इनको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, रूट के बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी वो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा खिलौना बना हुआ है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, एक अर्धगोले से, दूसरा शंकु से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सूत्र, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम सी एस ए लिख लेते हैं शार्ट में, प्लस शंकु का सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि हमें ये सिर्फ पार्ट का निकालना क्षेत्रफल, ये जो पार्ट दे रखा है इस पार्ट का बस निकालना है हमको। तो इस पार्ट में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है अर्धगोला और दूसरा आता है शंकु। हमें ये वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है, तो हम दोनों का यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम उसको भी रख देंगे यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का जो होता है वो पाई इंटू आर इंटू एल होता है, यानी पाई आर एल होता है। पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो पाई आर दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 बचेगा और एक आर बचेगा, क्योंकि एक आर बाहर आ गया। यहाँ से पाई आर चला जाएगा तो एल बचेगा। अब इस पर हमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद उसको हल कर लेना है। तो हम हल करेंगे, पाई का मान यहाँ पे 22/7 ही रखेंगे अभी। आर का मान हमको दे रखा है 3.5, और ब्रैकेट में यहाँ पे 2 इंटू आर यानी कि 2 का गुणा हमें कराना होगा 3.5 से, प्लस एल, एल का मान आया है 12.5। हम 7 से भाग दे देंगे इसको, 7×35 यानी कि 0.5 आएगा। और 22 का गुणा जब 0.5 से कराएंगे तो ये 11.0 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 हटा देते हैं, तो जब 22 का गुणा 0.5 से कराएंगे तो 22 का गुणा 0.5 से कराने पर 11 आएगा। और 2 का गुणा 3.5 से कराएंगे तो 7.0 होगा। 12.5 है तो 12.5 को भी लिखेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 11 गुणे 12 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 19। दशमलव में 5 है तो दशमलव में 5 लिख देंगे, यानी इन दोनों को जोड़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 11 का गुणा हमें 19.5 से कराना है, तो 11 का गुणा जब 19.5 से कराएंगे तो 11 पचे तो 55 होता है, 5 लिखेंगे, 5 कैरी आ जाएगा। 11 का गुणा 9 से कराएंगे तो 99 होगा, 99 में से 5 को जोड़ेंगे तो 104 होगा। 4 को हम लिखेंगे और 10 को हम यहाँ पे कैरी लेंगे। 11 का गुणा 1 से कराएंगे तो 11 होगा, 11 और 10 हो जाएगा 21, यानी टोटल आया 2145। पर दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। और क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी एक यहाँ पे 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो हमें बताना है कि जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा वो क्या होगा। तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा, तो हमें पता है कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यानी भुजा की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाले भुजा की भी लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये वाले भुजा का अगर हम यहाँ से यहाँ तक खींच दें तब भी वो 7 सेंटीमीटर होगी, यानी इस भुजा से इस भुजा की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अर्धवृत्त यहाँ पे है एक पार्ट, दूसरा पार्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। और ये हो जाएगा अर्धगोलाकार वृत्त का व्यास, सॉरी अर्धगोले का यहाँ पे हो जाएगा ये व्यास। तो व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जितनी भुजा होगी ठीक उतना ही व्यास होगा। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अधिकतम व्यास होगा
गोले का अधिकतम व्यास अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर हो जाएगा घनाकार ब्लॉक की भुजा यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा था कि जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा वो कितना होगा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या हमें पता है कि व्यास का आधा होता है, तो 7 का आधा करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अभी निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो हमें घनाकार यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है और दूसरा अर्धगोला दे रखा है, तो इनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे कि पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें कह रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो पूरा ठोस बना हुआ है ये घनाकार ब्लॉक से और अर्धगोले से बना हुआ है, तो हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन का हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का TSA यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA। साथ में हमें पता होना चाहिए अर्धगोले का अर्धगोले का CSA। अर्धगोले का CSA हम देखेंगे तो पहले यहाँ पे फार्मूला नहीं आ पाएगा, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। एक तो हमें यहाँ पे निकालना है घन का TSA प्लस, अब दूसरा यहाँ पे हमें निकालना है अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा कि जब हम यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे होते हैं तो इसमें देखेंगे तो 4 यहाँ पे होंगी, 1 2 3 4 4, यानी कि घन में जो होता है टोटल 6 साइड होती हैं। 6 साइड में हमने एक साइड ये भी ले लिया है, जो ऊपर वाला साइड है ये भी ले लिया है। और यहाँ पे अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो ये वाला पार्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरा ये वाला भी पार्ट होता है। तो इस पार्ट को तो हमने घन के रूप में ले लिया है, तो इस पार्ट को हमें नहीं लेना है, यानी कि ये जो गोलाकार है इसको नहीं लेना है, तो इसको हम हटा देंगे। तो इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे जो वृत्त बनेगा उसका होता है πr²। तो नीचे वाला पार्ट हम हटा देंगे, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट हमें लेना है। तो हमें पूरे वाले पार्ट में से, यानी कि इसके संपूर्ण पार्ट में से हम इस वाले पार्ट को हटा देंगे। तो CSA इसका निकालेंगे और उसमें से πr² माइनस कर देंगे। बस इतना सा इसमें हमें समझना है। अब इनका जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है, यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। हम 6 यहाँ पे इसलिए इसको माइनस किए क्योंकि ये वाली भुजा तो हम ऊपर वाली ऑलरेडी ले लिए हैं, 6 भुजाएं होती हैं, हमने इसका ले लिया है, तो हमें ये गोले का नहीं लेना है, वृत्त का। अर्धगोले का जो CSA होता है, यानी अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA नहीं कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कह देते हैं। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। अब 2πr² में हमें इतना हटाना है, यानी कि इसका जो नीचे का जो बेस वाला पार्ट, जैसे ये अर्धगोला है और इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ लेना है ये वाला जो पार्ट है उसको लेना है। तो हम इसलिए यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, तो πr² माइनस करेंगे। इसको आगे हम हल करेंगे तो 6, और भुजा तो हमें पहले से ही दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2πr² में से 1πr² को घटाएंगे तो अभी 1πr² हमारा बचेगा, इसमें हम मान रख देंगे। तो ये 6, 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी 7 गुणे 7 करेंगे 49। पाई का मान हम 22/7 ही लेंगे। फिर यहाँ पे r बराबर 7/2 है, तो r का मान 7/2 रखेंगे, तो 2 बार हमें रखना होगा क्योंकि r² है। 7/2 7/2, 7 से हम 7 को काटेंगे, 2 से हम इसको काट देंगे।
इसके अलावा जब 6 का गुणा 49 के साथ हमें करना है तो यहाँ पे 6 का गुणा 49 के साथ कर देंगे तो ये 295 हो जाएगा। इसी प्रकार से 11 का गुणा 7 से करेंगे तो ये 77 यानी 77 हो जाएगा। और 2 से इसको हम काट देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा और ये हो जाएगा 38.5 जब हम 2 से काटेंगे। अब हमको 295 में से 38.5 को जोड़ना है और 38.5 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 322.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जोड़ना तो आता ही होगा कि 38.5 में इसको हम जोड़ेंगे तो 322.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 का जो ड्राइंग है वो एक ही जैसे हैं, बस अंतर ये है कि जो अर्धवृत्ताकार अर्धगोला बन रहा है वो अंदर बन रहा है और उसमें अर्धगोला ऊपर रखा गया था, बस इतना अंतर है। इसमें क्या लिखा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है, यानी घन के भुजा के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। अब जैसे एक यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है, अब इसी ब्लॉक को काट दिया गया है। यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है, मैं इसको ऐसे सिंपल ड्राइंग में बना करके बता दे रहा हूँ। एक ये ब्लॉक दे रखा है, अब इसमें एक अर्धवृत्ताकार अर्धगोला यहाँ पे काट करके इतना पार्ट निकाल लिया गया है। ये जो अर्धगोलाकार पार्ट है उसको गड्ढा कर दिया गया है इस प्रकार से। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी कह रहा है कि जो यहाँ पे अर्धगोला का व्यास है वो इसके भुजा के बराबर है, यानी जो इसकी भुजा होगी वो इसके व्यास के बराबर होगी। अगर हम भुजा को L मानते हैं, अगर हम भुजा को L मान लें तो इसका जो व्यास हो जाएगा यानी कि D का जो मान होगा वो भी L हो जाएगा। भुजा और व्यास दोनों बराबर हैं, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि माना ब्लॉक की भुजा, माना ब्लॉक की भुजा, भुजा हम कुछ भी मान लेते हैं, हम L मान लेते हैं। तो जो व्यास होगा वो हो जाएगा L। अर्धवृत्ताकार गोला जो है उसका जो व्यास हो जाएगा वो L हो जाएगा। अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो पता है कि व्यास का हम आधा कर देते हैं यानी L/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका व्यास, त्रिज्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कुछ भी मान लिया कि L मात्रक या यहाँ पे कुछ भी मान लिया, हमने भुजा मान लिया L, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो L/2 हो जाएगी। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ब्लॉक का घन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ब्लॉक लिखेंगे, नीचे से लिख देते हैं ब्लॉक का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिख लिया। अब इसके अलावा जो यहाँ पे गोलाकार बन रहा है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, तो हमें इसको भी लेना पड़ेगा, पर इसको हम प्लस में नहीं लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक भुजा घन की दे रखी है तो उसको हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो वृत्ताकार दिया हुआ है उसको घटा देंगे। वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि घन में 6 भुजाएं 6 फलकें होती हैं और 6 को हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल। तो हमें अब ऊपर वाला पार्ट नहीं लेना है, तो जो वृत्ताकार पार्ट है उसको हम हटा देंगे।
तो ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा हमने माना है L, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पे 2πr², और यहाँ पे πr² को हमें घटाना है। 6L² ये हो जाएगा, 2πr² में से 1πr² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये πr² बचेगा। अब यहाँ पे r का मान हम रख देंगे, तो 6L² t नहीं होगा, यहाँ पे L होगा। 6L² प्लस पाई का मान हम पाई की जगह ही रखेंगे, और L², यहाँ पे r² रखना है तो L/2 का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ भी L² है, यहाँ भी L² है, तो दोनों में से हम L² कॉमन ले सकते हैं। तो जब L² दोनों में से कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे ऊपर बचेगा सिर्फ 1, और पाई, क्योंकि यहाँ पाई भी बचा हुआ है तो पाई लिख देंगे, और बटे में बचेगा 4। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे मात्रक लिखेंगे और मात्रक का स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम ये ना लिखें तो एक नंबर या आधा नंबर कट जाए। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ पे कैप्सूल दिया हुआ है और ये बेलन के आकार का है, इसके अलावा इस सिरे में और इस सिरे में अर्धगोला लगा हुआ है। जो पूरे कैप्सूल की लंबाई है वो 14 mm है, यानी कि 14 मिलीमीटर है पूरे कैप्सूल की लंबाई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो बीच की दूरी है या लंबाई हम कह सकते हैं वो 14 mm है। साथ में कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, और इसका जो व्यास दे रखा है, यानी कि जो गोला यहाँ पे है, एक गोला हम देखेंगे यहाँ पे है अर्धगोला और एक अर्धगोला यहाँ पे है, तो इनका जो व्यास दे रखा है वो 5 mm है। तो इसको हम लिख लेंगे कि व्यास बराबर दे रखा है 5 mm। अच्छा, जो अर्धगोले का व्यास होगा वही बेलन का व्यास होगा, क्योंकि दोनों का सेम है। तो अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या हम निकालेंगे 5/2। 5/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 mm। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 2.5 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 2.5 होगी। हमें बेलन की ऊंचाई बताना, या बेलन की हम लंबाई कह लें कि यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगी। तो 2.5 इधर और 2.5 इधर हम हटा देंगे। 2.5 इधर हटेगा, 2.5 इधर हटेगा, यानी कि पूरी लंबाई में से 14 में से 2.5 और 2.5 को हम घटा देंगे, क्योंकि दो है यहाँ पे, एक ये 2.5 है, दूसरा ये है। 2.5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 14 में से 5 को अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी या लंबाई हम कह लें, तो बेलन की जो लंबाई आएगी वो 12 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, अब बेलन की हमें लंबाई निकालना है तो हम इसको h से प्रदर्शित करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, और टोटल जो कैप्सूल की लंबाई है वो 14 mm है। साथ में क्या होगा कि इधर 2.5 है, इधर 2.5 है, तो 2.5 इधर हटाना पड़ेगा और 2.5 इधर भी हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2.5, और 2.5 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 5 में से 5 जोड़ेंगे तो 0, 2 2 4 और एक कैरी 5, और 14 में से जब 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 mm। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बेलन की ऊंचाई या हम लंबाई कह सकते हैं तो निकाल लिए। अब हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है तो बेलन का यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया 60 में बोलते हैं। साथ में यहाँ पे एक अर्धगोला यहाँ पे है, एक अर्धगोला यहाँ पे है, यानी कि टोटल 2 अर्धगोले हैं। और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2πr² होता है, ये हमें पता है। 2 है तो हम 2 से गुणा करा देंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। 2 अर्धगोले हैं यहाँ पे तो हम 2 से गुणा करा देंगे, क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं। अब इनका हम निकालेंगे रख के वैल्यू। बेलन का होता है πr²h, यहाँ पे 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4 आएगा, और πr² है तो πr²। हमें पता है कि दोनों का जो रेडियस होगा वो बराबर ही होगा, तो r² कॉमन हो जाएगा और पाई भी यहाँ से कॉमन होगा, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। यानी πr² दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से πr² और यहाँ से πr² कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे h+4। और इसी को हमें वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के बाद इसको हमें सॉल्व करना, सॉरी यहाँ पे 2πrh होता है, πr² नहीं होता, 2πrh होता है, ये 2πrh होता है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि 2πr दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4 है तो 2 चला जाएगा, जैसे 4 है तो हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। 1 2 यहाँ से चला गया, 1 2 यहाँ से चला जाएगा। इसी प्रकार पाई से पाई यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 1 r है, यहाँ पे 1 r है तो 1 r भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ h, और यहाँ पे अभी बचा है 2, और साथ में अभी 1 r बचा हुआ है, यानी हमने कॉमन ले लिया 2πr को। तो जब 2πr को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे 2 और r बचेंगे। इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। इनके बाद हमें इनकी वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे। 2 है तो 2 रखेंगे, इसी तरह से पाई का मान यहाँ पे रख देंगे, तो पाई का मान 22/7 होता है, तो हम 22/7 रख दें, या हम दूसरा मान भी 3.14 भी रख सकते हैं, तो हम इसमें 22/7 ही रखेंगे। 22/7 हमने रख दिया। r का मान हमें दे रखा है 2.5। 2.5 रखें या 5/2 रखें, दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि 5/2 को काटेंगे तो 2.5 आएगा, तो हम इसको रख देते हैं 5/2। क्यों रखेंगे? क्योंकि 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा। ब्रैकेट में h है और h का मान है 12। 2r यानी 2 × r का मान है 5/2। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 22/7, और गुणे में यहाँ पे भी 5 बचा हुआ है। ब्रैकेट में 12 और 5 होता है यहाँ पे 17, तो हम इसको भी लिख देंगे। अब इनका हमें सबका मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 14 में से 5 को घटाएंगे तो 12 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 9। गलती यहाँ पे हो गई थी, 14 में से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, तो हमें यहाँ पे गलती यहाँ पे है। h का जहाँ से मान है वहाँ पे मान चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे रखना होगा 9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 और 5 को हम जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 से 14 को काट सकते हैं, तो 7 2 जा हो जाएगा 14, और फिर यहाँ पे 22, 5 का × 2 के साथ कराए तो 10 आ गया, और 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो 220 mm में दे रखा है, तो mm² इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने गलती किया था कि 5 को सब्ट्रैक्ट किया था, 12 लिखा था, जबकि होता 9 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। यहाँ पे एक तंबू पूरा दिया हुआ है, ये एक बेलन के आकार का है और उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। यानी कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं, तो और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है, तो इस पर तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते, तो मतलब क्या है कि एक यहाँ पे तंबू दे रखा है, तंबू में यहाँ पे ये बेलन के आकार का है और उस पर शंकु अध्यारोपित है, यानी कि ऊपर वाले जो भाग में है वो शंकु का आकार है और नीचे वाला जो भाग है वो बेलन के आकार का है। जो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है बेलन की वो 2.1 सेंटीमीटर है, और जो व्यास दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बेलन का जो व्यास होगा वही व्यास शंकु का होगा, यानी बेलन की जो त्रिज्या आएगी वही शंकु की त्रिज्या आएगी।
एक चीज़ हमें और दे रखा है कि जो शंकु का तिर्यक यहाँ पे क्षेत्रफल तिर्यक ऊंचाई है वो एल का मान 2.8 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। इसके अलावा कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आता है वो 500 रुपये आता है। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल की इस कैनवास का टोटल क्षेत्रफल कितना है। अब जितना क्षेत्रफल होगा तो हम यहाँ पे 500 से गुणा करा देंगे, क्योंकि लागत बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दर। तो हमें पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जो जो हमें दे रखा है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले शंकु और बेलन, शंकु और बेलन की त्रिज्या, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। तो r का यहाँ पे मान हो जाएगा 4 का आधा बराबर 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा तिर्यक ऊंचाई यानी l का मान हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। इसके अलावा बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, तो जो बेलन की ऊंचाई है वो भी हमें दे रखी है और बेलन की ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है। हम इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी तंबू का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सूत्र हो जाएगा यहाँ पे तंबू का क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल। अब तंबू का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बेलन का कर्व सरफेस एरिया और शंकु का कर्व सरफेस एरिया दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी दोनों का यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे बेलन का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का CSA, साथ में शंकु का CSA, शंकु का CSA। बेलन का हमें CSA पता है कि 2πRh होता है, और बेलन का शंकु का जो CSA होता है उसको भी हम रख देंगे। तो शंकु का जो CSA होता है वो πRL होता है। दोनों का पाई का मान सेम होगा, रेडियस दोनों का सेम होगा, तो πr और πr हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, बाहर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 × h, साथ में l बचा है तो l को रख देंगे। अब इनका हम मान रख देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई का मान तो वही 22/7 ही रखेंगे, इसको हमने 22/7 रख दिया। r का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर है तो इसको भी हम रखेंगे। इसके बाद 2 × h है, h का मान यहाँ पे दे रखा है 2.1, तो 2 का गुणा 2.1 से हमें कराना है, और साथ में जो तिर्यक ऊंचाई है उसको जोड़ देना है 2.8 से। तो 22 का गुणा 2 से कराएंगे तो ये 44 यानी कि 44/7 हो जाएगा। 2.1 का गुणा 2 से कराएंगे तो ये 4.2 हो जाएगा, और 2.8 के साथ हम जोड़ देंगे तो 8 2 10 होता है, और 4 2 6 1 7, और यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से 7.0 हम इसकी जगह दोनों की जगह लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 0 है तो उसको हम हटा देंगे। तो इन दोनों को इसका मल्टीप्लाई करा के इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। 7 से यहाँ पे 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया कि पूरा कैनवस का जो क्षेत्रफल है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें कैनवस की लागत निकालना है, तो नीचे लिखेंगे कैनवस की लागत बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दर, क्षेत्रफल और गुणे में हो जाएगा दर। क्षेत्रफल हमने निकाला यहाँ पे 44 और दर हमें दे रखी है यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर, 500 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये है, तो 44 मीटर का कितना होगा, तो 500 से गुणा करा देंगे। तो जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 22,000। पहले रुपए लिख देते हैं, रुपए का सिंबल बना देंगे और 22,000, इसके पीछे 3 जीरो हो जाएंगे, ये दशमलव नहीं कॉमा है। ये हो गया इसका आंसर। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे 22,000 रुपये।
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे फिगर पहले से ही बना लिया है, एक बार मैं समझा देता हूँ कि जैसे एक यहाँ पे बेलन दे रखा है, बेलन का जो व्यास दे रखा है वो 1.4 सेंटीमीटर है और बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है वो भी दे रखी है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है और जो बेलन का व्यास दे रखा है वो 1.4 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी ऊंचाई का, यानी जितनी बेलन की ऊंचाई है और इसी व्यास का एक शंकु इससे काट करके निकाल लिया जाता है। यानी व्यास वही लेना है, तो एक व्यास हम जब लेंगे तो व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है और शंकु का कुछ आकार इस प्रकार से होता है। शंकु का आकार जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इतना पार्ट ये काट करके निकाल लिया गया है, ये वाला पार्ट काट करके निकाल लिया गया है। हमसे पूछ रहा है आगे कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक तो हमें क्या करना है कि बेलन का पहले पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, साथ में शंकु का कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया उसको भी निकालना है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी हमको लेना पड़ेगा। तो एक बेलन है, दूसरा शंकु है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का जोड़ेंगे। तो हमें जो दिया है हम उसके लिखते हैं पहले। तो जो शंकु की ऊंचाई है वही बेलन की ऊंचाई है, क्योंकि दोनों का समान ऊंचाई दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला शंकु और बेलन की ऊंचाई। शंकु और बेलन की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। अगर हमें त्रिज्या निकालना है दोनों की, तो दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी। तो व्यास है 1.4, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4 का आधा, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर में हम लिख देते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि जो शंकु की ऊंचाई है वो 2.4 है, बेलन की भी ऊंचाई 2.4 है, शंकु की त्रिज्या 0.7 रहेगी और शंकु का जो बेलन की त्रिज्या है वो भी 0.7 है, क्योंकि सेम उसी तरह से काटा गया है। हमें पता है कि शंकु का जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हमें तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और तिर्यक ऊंचाई हमें दिया नहीं है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है h² + r²। हमें h का मान भी पता है और r का भी मान पता है। तो h का मान हमें दे रखा है 2.4, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2.4, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे। r का मान हमको दे रखा है 0.7, तो यहाँ पे 0.7 रखेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे 2.4 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 2.4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो होता है 5.76 और 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.49 हो जाएगा, यानी कि 49। हमें 2.4 का गुणा 2.4 के साथ करना है तो 5.76 आएगा। 0.7 का गुणा 0.7 के साथ करना है तो 0.49 आ जाएगा। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। अगर हम थोड़ी देर के लिए दशमलव को हटा दें तो ये मान लें कि ये 625 है और हमें पता है कि 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, यानी 625 को हम 25 × 25 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा। रूट लगा है तो हम रूट लगा देंगे और इससे एक बाहर आ जाएगा 2.5। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि √6.25 को हम 2.5 लिख सकते हैं। एक बार मैं लिखे दे रहा हूँ कि 2.5 × 2.5 और 2.5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और सेंटीमीटर हम लिख देंगे। इस प्रकार से जो तिर्यक ऊंचाई आई है वो 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम आसानी से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सूत्र लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का। हम यहाँ पे घटाएंगे नहीं कि सोचे इसको काट करके निकाल लिए, क्योंकि हमें इस पार्ट का भी निकालना है और ये शंकु के आकार का बन गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। साथ में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का CSA लिखेंगे। इनका फार्मूला रख देंगे, फार्मूला रखने के बाद इनको हल करेंगे, दशमलव में आंसर आएगा। तो देखेंगे तो बेलन का क्या होता है, 2πRH होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2πRH, दशमलव में हमें निकालना है। इसका होता है πRL, तो πRL लिख दिया। पाई आर दोनों में से कॉमन रहेंगे, तो πR का हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा 2 और H, साथ में यहाँ पे L का मान बचेगा, तो L का मान हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद इनका हमें मान रखना है, तो पाई का हमें मान रखना होगा, और पाई का जो मान रखेंगे वो 22/7 ही रख देंगे। और R बाहर रखा है, तो R का मान तो हमने 0.7 लिया है, तो 0.7 ही लिखेंगे। साथ में यहाँ पे 2H है, तो 2 और H का जो मान आया है वो 2.4 है, तो 2.4 रखेंगे। साथ में L का मान हमने निकाला है 2.5, तो 2.5 हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी हमको लिखना पड़ेगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस पार्ट को भी तो हमने काट दिया है, तो इस पार्ट का भी क्षेत्रफल हमें लिखना पड़ेगा। तो हम यहीं पे लिख देते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एक तो शंकु का हो गया, दूसरा बेलन हो गया। अभी ये वाला जो पार्ट है ये भी तो खोखला हो जाएगा, तो इसका कितना क्षेत्रफल है उसको भी हम लिख देंगे। इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये πR² होता है, तो हम उसको लिख देंगे क्योंकि ये वृत्ताकार बनेगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πR² होता है। तो इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं अब, क्योंकि एक और मिल गया हमें, यहाँ पे मिल गया πR², एक और। अब इनमें से सभी में से तो πR तो कॉमन ही रहेगा, तो हम πR को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे बचेगा 2H, साथ में πR यहाँ से कॉमन चला गया तो L बचेगा। πR यहाँ से कॉमन चला गया तो एक R अभी यहाँ पे बचेगा। अब इनमें हम मान रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई का मान होता है 22/7। ये πR² कहाँ से आया मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे बेलन है, तो बेलन का जब हम कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, जब बेलन का कर्व सरफेस एरिया लेते हैं तो ये वाला बस पार्ट लेते हैं। अब इसमें से क्या है कि ये वाला पार्ट को तो हटा दिया गया है, तो अभी ये वाला जो पार्ट बचेगा तो इसको हमें, एक पार्ट बचेगा, एक पार्ट को तो काट करके हटा दिया गया है, एक पार्ट यहाँ पे बचेगा। और ये जो पार्ट बचता है वो गोलाकार होता है, और गोले का यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πR² होता है। तो हमें ये वाला पार्ट तो बेलन का लेना ही लेना है, साथ में ये वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा। इसीलिए हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और साथ में यहाँ पे πR² भी ले लेंगे। अब इनका मान रखेंगे तो R का जो मान है वो 0.7 है। ब्रैकेट में जो वैल्यू है 2 × H यानी कि 2, और H का मान जो है 2.4 आया था, दिया हुआ था, प्लस L का मान यहाँ पे हमने 2.5 निकाला था। साथ में यहाँ पे R का जो मान है वो 0.7 है, तो उसको भी हम रखेंगे। यहाँ पे 7 से इसको 0.7 को काटेंगे तो 0.1 आएगा। 22 का गुणा 0.1 के साथ कराएंगे तो ये 2.2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2.4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4.8 होता है। 2.5 और 0.7 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.2। इसके बाद 2.2 है तो 2.2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 1 8.0। अब हम 8 का गुणा करा देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, यानी 17.6 आएगा। सेंटीमीटर में है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। इसके बाद जैसे फार्मूला समझ में आ गया तो सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको भी हम देख लेते हैं।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। एक यहाँ पे बेलन दे रखा है, लकड़ी का बेलन दे रखा है, इधर भी अर्धगोला खोद करके और इधर भी एक अर्धगोला खोद करके एक वस्तु बना दी गई। इसके बाद कह रहा है कि यदि बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है और जो आधार का व्यास है वो यानी कि त्रिज्या है, सॉरी व्यास नहीं त्रिज्या, तो जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक बेलन दे रखा है, उसमें अर्धगोला दोनों तरफ से आधा आधा गोला खोद करके निकाल दिया गया है और निकालने के बाद उसमें एक वस्तु बना दी गई है, यानी कि जो भी बचा वो एक वस्तु की तरह है। तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें बेलन दिखाई दे रहा है, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दो अर्धगोले हैं तो दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे जो हमें दिया है हम उसको लिखेंगे कि h का मान तो हमें दे रखा है कि h बराबर दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही होगी त्रिज्या बेलन की, और ये है 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बेलन का CSA निकालना पड़ेगा। बेलन का CSA प्लस दो अर्धगोले हैं तो यहाँ पे दो का गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि इस एक ये है और एक ये है, दोनों सेम है। अर्ध गोले का CSA, बस इसमें हम मान रखेंगे बेलन का CSA होता है यानी कि जो कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πRh होता है। दो है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और अर्धगोले का जो होता है वो 2πr² होता है, तो 2πr² हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। दोनों का हमने यहाँ पे फार्मूला रख दिया। अब इसमें से 2 का अगर गुणा 2 से कराते हैं तो ये हो जाएगा 2πRh प्लस 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 2πr यहाँ भी है, 2π और एक r यहाँ से चला जाएगा, तो 2πr हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक h बचेगा, और यहाँ पे बचा है एक 2 और साथ में एक r बचा है, इतना बचेगा। इसी में हम मान रख देंगे। 2 है तो 2 रखेंगे, पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 22/7। r का मान भी हम यहाँ पे रखेंगे, तो r का मान 3.5 है तो 3.5 रखेंगे। साथ में h का मान जो है वो 10 सेंटीमीटर है, प्लस 2 गुणे r का मान 3.5 है। इस तरह से हमने मान रख दिया। 3.5 का गुणा जब हम 2 से कराएंगे तो ये आ जाएगा, अभी 22/7 है तो 22/7 रखेंगे। 3.5 का गुणा जब 2 के साथ हम कराते हैं तो 7.0 होगा, क्योंकि 35 दूनी 70 और 70 में से दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये 7.0 यानी कि हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, उसको हटा दें तो ये आ जाएगा 7। इसी प्रकार से 10 है तो 10 लिखेंगे, और यहाँ भी 3.5 का गुणा जब 2 से कराएंगे तो वही वैल्यू आएगी 7। इससे यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 गुणे 10 प्लस 7 17। 17 का गुणा 2 से कराते हैं, 17 दूनी 34, 3 बचेगा, 17 दूनी 34, 35 36 37 यानी कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ से एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 12.2 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।